नमस्ते, मैं हूं अभिनव सरोवा और आपका अपने मंच साहित्य सरगम पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पहले अध्याय जयशंकर प्रसाद, जिनके 2 गीत शामिल हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका भाव पक्ष होगा। जयशंकर प्रसाद नैसर्गिक रूप से साहित्यकार थे। आपने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य लेखन किया, पर कवि रूप में ही आप ज़्यादा विख्यात रहे। आप छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण आपकी रचनाओं में हुआ है या रचनाओं में प्रस्तुत हुआ है। आप करुणा, सौंदर्य एवं प्रेम के कवि माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। भारतीय संस्कृति के गौरव का गुणगान आपकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। एक लाइन का प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के साहित्य का प्रमुख स्वर क्या है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय जागरण। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक लेखन की विधा के विकास का काल आपको केंद्र में रखकर ही किया गया है। अर्थात जयशंकर प्रसाद पूर्व काल, प्रसाद काल और प्रसादोत्तर काल, प्रसाद के बाद का काल। कला पक्ष में है कि आपकी भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित है। तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी आपकी साहित्यिक भाषा रही है। संस्कृत शब्दों के प्रयोग से भाषा थोड़ी क्लिष्ट जरूर हो गई है, पर इससे भावों की अभिव्यक्ति में कोई व्यवधान या कोई बाधा नहीं आई है। आप ओज और माधुर्य गुणों के कवि माने जाते हैं। परंपरागत अलंकारों के साथ साथ आपने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। रचनाएं हैं आपकी कामायनी, आंसू, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि इत्यादि। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर देखते हैं कि मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, हताश और निराश देवसेना उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उसे पाने की चाह मन में पाली, किंतु यह उसका भ्रम निकला। उसने अपने जीवन की समस्त आकांक्षाओं को भीख की तरह से लुटा दिया था। स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में वह असमर्थ रही थी। इस पंक्ति के माध्यम से उसकी इसी भूल का पश्चाताप करते हुए दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे हम कि अतिशय आशा, अतिशय का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। अतिशय आशा व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है, वह उसे पागल या दीवाना बना देती है या बावला बना देती है। प्रेम में पड़ने पर स्त्री हो या पुरुष विवेकहीन हो जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रेम को अंधा भी माना गया है। देवसेना भी स्कंदगुप्त के प्रेम में दीवानी हो गई थी। उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उसे पाने की चाहत दिल में रखी। यही आशा उसका पागलपन थी। वह स्कंदगुप्त को पा नहीं सकी थी, इसीलिए कवि ने आशा को बावली कहा है, क्योंकि वह कभी पूरे न होने वाले सपने देख लेती है। वह कौन है? आशा। तो हमारी जो आशा है, वह उम्मीद है, वह ऐसे ऐसे सपने पाल लेती है जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उसे बावली कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। अब ये प्रश्न आता है कि देवसेना कौन थी? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना किससे प्रेम करती थी? स्कंदगुप्त से। आगे चलते हैं। वह मालवा की राजकुमारी थी, लेकिन हूणों के आक्रमण में बंधु वर्मा और उनके सभी परिजन शहीद हो जाते हैं। इससे देवसेना के पास मालवा की राजकुमारी का पद भी नहीं रहता। इसके अलावा जीवन भर संघर्ष करते रहने के कारण वह शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो जाती है। दुर्बल पद बल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि देवसेना निराशा से घिर जाती है और
उसमें संघर्ष की क्षमता नहीं रहती, अर्थात वह शारीरिक रूप से भी दुर्बल हो जाती है और उसके पास कोई पद भी नहीं रहता है। इन विषम परिस्थितियों में भी वह संघर्ष करती रहती है। उससे हारी होड़ लगाई के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि देवसेना यह जान गई थी कि उसे स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलेगा, फिर भी वह उससे प्रेम करती रहती है। अपनी हार के बारे में जानते हुए भी देवसेना अपने जीवन में संघर्षरत रहती है और इसी कारण से उससे हारी होड़ लगाई कहा गया है। चौथा प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और चौथे में पहला भाग है केवला कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में, किसने यह विहाग की तान उठाई। भाव पक्ष है इसका कि स्कंदगुप्त से प्रेम करके देवसेना सुखमय जीवन के सपने देखा करती थी। वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाने की लालसा दिल में लिए बैठी थी, परंतु स्कंदगुप्त का प्रेम उससे मिल नहीं सका। जीवन के ढलान पर स्कंदगुप्त स्वयं देवसेना के सामने अपना प्रणय निवेदन प्रस्तुत करता है। अकस्मात इस प्रणय निवेदन को पाकर देवसेना को लगा जैसे किसी ने सोए हुए पथिक को अर्धरात्रि में गाए जाने वाली विहाग राग सुनकर जगा दिया हो। कला पक्ष होगा इसका कि पद्यांश की भाषा तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली हिंदी और शैली छायावादी है। भाषा लाक्षणिक एवं भावों के अनुकूल है। गेय शैली का पद है। श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा खेवाला भाग है इसी का कि लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। भाव पक्ष में लिखेंगे। भाव पक्ष होता है इसका अर्थ कि इन पंक्तियों में देवसेना की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन अभीष्ट जिसे चाहा गया न मिलने की वजह से निराश भी है। जिस प्रेम को वह अब तक संभाले हुए थी वह उसे लौटाना चाहती है। इसी कारण वह स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है। वह कहती है कि हे स्कंदगुप्त, तुम अपना यह प्रेम वापस ले लो। मैंने तुमसे प्रेम करके दुनिया के सामने अपनी लाज ही गंवाई है। कला पक्ष में होगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद काव्य गुण से युक्त और प्रवाहमान है। गेय शैली का पद है। लौटालो में अनुप्रास तथा हाहा खाते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और करुणा का मानवीकरण किया गया है। पांचवा प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं। तो देवसेना की हार के मुख्य कारण निम्न हैं। हूणों के आक्रमण में अपने भाई बंधुवर्मा और परिजनों की शहादत के बाद वह अकेली रह गई थी, पहला कारण। दूसरा, स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देना और जीवन की संध्या वेला में स्वयं स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना के समक्ष प्रणय निवेदन प्रस्तुत करने से उसे अपना भूतकाल याद आ जाता है और इससे वह दुखी हो जाती है। तीसरा है कि परिजनों की शहादत के बाद वह अकेली रह जाती है, जिस कारण उसे लोगों की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ा। समाज के इस व्यवहार से वह निराश हो जाती है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, दूसरा गीत है कार्नेलिया का गीत। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं कि कार्नेलिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो उत्तर में लिखेंगे, यह गीत जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। कवि द्वारा कार्नेलिया के माध्यम से भारत के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वे लिखते हैं कि प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत भूमि पर ही पड़ती हैं। उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देती है और तब उसकी शोभा देखते ही बनती है। यहाँ दूसरे देशों से आने वाले लोगों को आश्रय दिया जाता है। भारत के लोग दूसरों के प्रति दयावान और करुण हैं। वे सभी का सहयोग करते हैं। यहाँ विभिन्न रंग, रूप, आचार, विचार और धर्मों को मानने वालों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार कवि प्रसाद ने भारत की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। सातवां प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित हुआ है। तो उत्तर देखते हैं। ये दोनों ही वाक्यांश प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उड़ते खग शब्द दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थियों या यात्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत के लोग सदा इन्हें अपने यहाँ शरण देते हैं। इसके माध्यम से कवि ने भारत को आश्रयदाता और शरणदाता बताया है।
यहाँ रंग, रूप, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा व धर्म इत्यादि पर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ आकर सभी को सुख और संतोष की अनुभूति होती है। और बरसाती आंखों के बादल द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने दुख से दुखी नहीं होते, अपितु दूसरों के प्रति भी करुणा, सहयोग और सहानुभूति के भाव रखते हैं। वे दूसरों के दुखों से भी दुखी होते हैं। भारत के लोगों की चारित्रिक विशेषता उनकी करुणा की भावना है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। भावपक्ष इनका कि इन पंक्तियों में उषा काल का वर्णन किया गया है, मतलब सुबह सुबह का। सूर्य की लालिमा युक्त किरणें चारों तरफ बिखरने लगी हैं। रात भर टिमटिमाने वाले तारे भी अस्त होने वाले हैं। उनका टिमटिमाना देखकर लगता है जैसे पूरी रात जागते रहने के कारण अभी ऊँघ रहे हैं। उषा का मानवीकरण करते हुए दिखाया गया है कि जैसे उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े में सुख भरकर मेरे आंगन में बिखेर रही है, अर्थात सवेरा होने पर चारों तरफ चहल पहल बढ़ जाती है और लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। कला पक्ष इसका तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली है, प्रसाद काव्य गुण है, पूरा पद गेय शैली में लिखा गया है, प्रातःकाल का सौंदर्य वर्णन किया गया है और मानवीकरण अलंकार का चमत्कार प्रस्तुत हुआ है। 9वां प्रश्न है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विशेषता का वर्णन किया गया है। यहाँ के लोगों का हृदय बहुत विशाल है। कवि के अनुसार हमारे देश में जो भी आता है उसे शरण दी जाती है। रंग, रूप, भाषा, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ आकर दूसरे देश के लोगों को सुख, शांति और संतोष का एहसास होता है। 10वां प्रश्न है कार्नेलिया का गीत कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में छायावादी शैली के द्वारा प्रकृति का चित्रण किया है। आपने प्रकृति को सुंदर प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के समय सरोवर में खिले कमल पुष्पों पर पेड़ों की शाखाओं से छन छन कर आती सूर्य किरणें सरोवर के जल पर पड़कर नाचती सी प्रतीत होती हैं। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं। उस आवेला में बाल सूर्य अपनी लालिमा बिखेरता है और तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं। सूर्य की किरणें जब ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुमकुम बिखेर दिया हो। हिंद महासागर की लहरें इसके किनारों से टकराती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे वह भारत भूमि के पांव पखार रही हो। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देवसेना का गीत किस रचना से लिया गया है? उत्तर में लिखेंगे देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। देवसेना कौन थी? तो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना किससे प्रेम करती थी? देवसेना पाटलिपुत्र के राजकुमार स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी के काल के कवि थे या छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद के काव्य का मुख्य या प्रधान स्वर क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के काव्य या साहित्य का प्रधान स्वर राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का गौरवगान है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त नामक नाटक से। आधी रात को गाई जाने वाली राग है विहाग राग। देवसेना ने आशा को कैसे बताया है और क्यों? बावली, क्योंकि उसने पूरी न होने वाली आशा पाल ली थी जिससे जीवन भर की कमाई खो दी। देवसेना की जीवन रूपी रथ पर कौन चढ़ा हुआ था? प्रलय अर्थात देवसेना का दुर्भाग्य। देवसेना जीवन भर की कमाई को भीख की तरह क्यों लुटाना चाहती है? क्योंकि उसने नादानी में स्कंदगुप्त से प्रेम की अभिलाषा पाल ली थी जो पूरी न हो सकी। देवसेना कौन थी? बंधु वर्मा की बहन। स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? तो मालवा के सेठ या धन कुबेर की बेटी विजया से। देवसेना स्वयं को किससे बचाए फिरने की बात कर रही है? लोगों की कामुक एवं वासनामयी दृष्टि से बचने की बात कहती है। जीवन रथ में कौन सा प्रयुक्त अलंकार है? तो जीवन रूपी रथ अर्थात रूपक अलंकार। भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का। अपने भाई के युद्ध में शहीद हो जाने के बाद देवसेना क्या संकल्प लेती है? देवसेना
स्कंदगुप्त की सेनापति पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहकर देश सेवा का संकल्प लेती है और महादेवी, जो कि स्कंदगुप्त की माँ थी, की समाधि परिष्कृत करती है। देवसेना कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से? तो चंद्रगुप्त नाटक से। कार्नेलिया कौन थी? तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी। किससे प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति में अनजान क्षितिज किसके लिए आया है? दूसरे देश से आने वाले प्राणियों और मनुष्यों के लिए। अनजान क्षितिज को कहाँ आकर शरण मिलती है? भारत भूमि पर सबको शरण मिलती है। खग किस और मुंह करके उड़ते हैं और क्यों? भारत भूमि की ओर, क्योंकि भारत को भी अपना घर समझते हैं कविता के अनुसार। बाकी तो हर देश में पक्षी होते हैं, ये आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद ने कुछ ज़्यादा ही लपेट दिया। और बरसाती आंखों के बादल से आसे है भारत के लोगों के दिलों में व्याप्त करुणा और दया की भावना। सागर की लहरें कहाँ आकर टकराती हैं? भारत भूमि से, अर्थात हिंद महासागर में। कार्नेलिया का गीत में किस समय का वर्णन हुआ है? प्रातःकालीन दृश्य का मनोरम वर्णन मिलता है। सुबह सुबह लोगों के द्वार पर सुख कौन बिखेर देता है? तो उषा रूपी सुंदरी। हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है? हेम रूपी कुंभ अर्थात रूपक अलंकार। और कवि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा है संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी। देवसेना ने स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन विवाह प्रस्ताव ठुकराकर सही किया या गलत? आप अपना दृष्टिकोण लिखिए। तो इसके में हम लिखेंगे कि इसके एक से अधिक जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो ये कि देवसेना ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में करना भाई जीवन के में स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन या विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने और आजीवन विवाहित रहने का सही निर्णय लिया। नारी हृदय कोई खेलने की चीज़ नहीं है कि जब चाहो तब ठुकरा दो और जब चाहो तब अपना लो। स्कंदगुप्त ने यही तो किया था। स्कंदगुप्त विजय से प्रेम करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसकी शादी विजय से नहीं हुई तब वह देवसेना को एक विकल्प के तौर पर देखने लगता है। इसी कारण वह देवसेना के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। देवसेना स्कंदगुप्त के लिए देवसेना प्रेम नहीं बल्कि व्यवस्था थी। उसका मानना है कि यदि देवसेना स्कंदगुप्त का प्रणय, हमारा मानना है कि यदि देवसेना स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेती तो उसका स्त्रीयुचित गर्व आहत ही होता। और दूसरा प्रश्न है, देवसेना को स्कंदगुप्त का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। जवाब हमारा क्या है कि देवसेना को स्कंदगुप्त का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था, चाहे देर से ही सही, पर स्कंदगुप्त को अपनी गलती का एहसास तो हुआ ही। जीवन के उत्तरार्ध में ही सही, पर दोनों को युगल रूप जीवन की खुशियाँ मिल रही थी, तो उन्हें एक नई प्रेम कथा लिखनी चाहिए थी। इसका पूरा दारम औदार देवसेना पर था। इस हिसाब से देखा जाए तो इस देवसेना ने स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन अस्वीकार करके सही नहीं किया। चलिए, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही शामिल है। अगले वीडियो में हम सरोज स्मृति के प्रश्न उत्तरों के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। बीच में यदि आपको और कोई चीज़ चाहिए, किसी पाठ की व्याख्या वगैरह, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।